स्पेलिंग, ये स्पेलिंग होती है ना। तो एल्जेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसके बारे में देखो 10 इयर्स का जितना भी रिव्यू है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं यहाँ लिखती हूँ, आप लोग नोट कर लेना। जो भी बोर्ड का टॉपिक है, जो 12th का टॉपिक है और जो IIT में भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, उसका एनालिसिस 10 इयर्स का मैं यहाँ पे हमेशा लिखूंगी। आप अपनी कॉपी पे ये नोट कर लें, ठीक है। इससे क्या है, जहां जहां आपको डिफिकल्टी आती है ना चैप्टर को पढ़ते टाइम, तो दिमाग में एक नेगेटिव आता है, छोड़ सकते हैं क्या, है ना। तो वो फ्रंट पेपर आप देख लें, ठीक है। ये लिखें, देखो 10 इयर्स के नोट करेंगे हम लोग, अपनी कॉपी में आप नोट कर लें। यहाँ पे ईयर लिख लें, यहाँ पे मेन का लिख लें और यहाँ पे लिखें आप एडवांस का। ये आपको शीट में भी मिल जाएगा, लेकिन आप अपनी कॉपी में लिख लें। 2008 से स्टार्ट करते हैं हम, 2008 से लेकर के 2017 तक, क्योंकि 18 का तो मुझे भी आइडिया नहीं है ना। तो 2008 में ना 3 क्वेश्चंस पूछे गए मेन में, ईच कैरी 4 मार्क्स, और 9 मार्क्स के लिए मतलब एक क्वेश्चन आया 3 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन और एक मैच द कॉलम, ये 3 मार्क्स का, और मैच द कॉलम जो था वो 6 मार्क्स का। टोटल कितना हो गया, ये कितने मार्क्स हो गए 12 मार्क्स, और ये कितने हो गए 9, है ना। तो कितना हो गया टोटल 21। 2009 का लिखो ओनली 1 क्वेश्चन, और इसमें एक कॉम्प्रेंशन आया, ये कॉम्प्रेंशन जो था 12 मार्क्स, यानी 3 into 3, एक क्वेश्चन कितने का 3 मार्क्स का, टोटल कितने हो गए 16। 2010 का लिख लें आप, 3 क्वेश्चन मेन में, आप समझ सकते हो, 3 क्वेश्चन मेन में और 5 क्वेश्चंस एडवांस में, और कितने का इंटू 3, तो ये हो गए 15 मार्क्स। 15 और 12 27, और एक चैप्टर में से एक साल में 27 के क्वेश्चन आना, हाँ। चलिए 2011 का लिखें, 2 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आया 4 मार्क्स का, एक कॉम्प्रेंशन 9 मार्क्स का, फिर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, टोटल हो गए 24 मार्क्स। 2012 में हर एक साल में ये चीजें वेरी करती हैं, आप ये नहीं बता सकते कि इतना हर साल पूछा ही जाएगा। 3 क्वेश्चन इसमें, 3 + 3 + 3 9। 2013 का नोट करें, 3 क्वेश्चंस और 1 क्वेश्चन ओनली, 4 मार्क्स। नोट करते जाएं। 2015 का नोट करें, इसमें 2 क्वेश्चन एंड 2 क्वेश्चंस, 4 + 4, टोटल 16 मार्क्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये अलजेब्रा का। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली दिस इज इजी ऑल्सो स्कोरिंग। 2 क्वेश्चन 16 में एंड 4 क्वेश्चन यहां पे 4 क्वेश्चंस एंड ईच कैरी 4 मार्क्स, 4 + 4 + 4 + 4, तो 16 और 8 24 मार्क्स टोटल। लास्ट 2017 का लिखें, 2 क्वेश्चंस एंड 3 क्वेश्चंस, 4 + 3 + 3, एक क्वेश्चन 4 नंबर का और बाकी 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के। 14 में 14 का लिखा है ना आपको, 14 का क्या लिखा है, 2 मार्क्स का लिखा है ना, 2014 का नहीं लिखा है, तो 2014 का लिख लें आप, यहां लिख लें 2 क्वेश्चंस एंड 2 क्वेश्चंस इन जेईई एडवांस में।
and 4 plus 4, total 16 marks. सो ओवरऑल अगर आप इसमें देखेंगे, एनालाइज करके देखो, टोटल करके देखो आप, तो 15 मार्क्स से ऊपर ही जाता है ये मेन और एडवांस को मिला करके। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होता। पीएनसी का कंसेप्ट लगा करके जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो ही टफ बनते हैं। बाकी जो एडजॉइंट है, इनवर्स है, आप पढ़ेंगे फर्दर, उनकी प्रॉपर्टीज को यूज करके जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो इतने टफ नहीं होते, है ना। वो प्रॉपर्टीज आप लर्न कर लें और उनके बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस से बहुत इजीली बन जाते हैं। मैट्रिक्स के बारे में हम बात करें तो इसमें मुझे पढ़ाने को बहुत कम होता है और आपको प्रैक्टिस करने का ज्यादा होता है। तो लाइक मैंने अगर कोई कंसेप्ट बता दिया तो अब आपको सीखने के बाद खुद को उसमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, मुझे कम आपको सिखाने का होता है। ये है ओवरऑल ये चैप्टर इजी होता है। कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट पीएनसी और इधर कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करने के बाद उसमें कुछ क्वेश्चन एडवांस और हाई लेवल के बनते हैं, बाकी ओवरऑल चैप्टर इजी होता है। ठीक है, चलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमएन नंबर्स। एमएन कुछ नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स कहलाता है और डिटरमिनेंट जो होती है वो इसकी वैल्यू होती है। जैसे क्या होता है, एक इक्वेशन है, एक तो इक्वेशन है और दूसरी क्या चीज है, उसके रूट्स हैं। तो रूट्स इज नॉट द इक्वेशन, और इक्वेशन ना रूट्स है, रूट्स इक्वेशन नहीं है। तो एक्चुअली क्या मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, ये दोनों में डिफरेंस आप समझे। मैट्रिक्स तो नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन कहलाता है और डिटरमिनेंट क्या होती है, उस पर्टिकुलर कुछ एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स होता है, उसकी वैल्यू हम निकालते हैं, वो डिटरमिनेंट कहलाता है। तो डिटरमिनेंट तो आप सब लोग 11th में जान ही चुके हैं, मैट्रिक्स बस उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो आप लिखें, लिखो मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन लिखो। मैट्रिक्स इज ए सेट ऑफ mn numbers, set of mn numbers represented in rectangular box, rectangular box। अच्छा, ये बॉक्स जो है इसको सिंबल इस तरह से होता है और आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज द सेट ऑफ mn numbers represented in rectangular box having m rows and n columns. दिस इज द सेट ऑफ mn numbers represented in rectangular box, array भी बोलते हैं इसको। ये दो तरह से सिंबलाइज किया जाता है, having the m rows and n columns। अब ये नंबर्स क्या हो सकते हैं, mn नंबर्स, ये जो नंबर्स होते हैं ये नंबर्स क्या हो सकते हैं, बोलिए। ये जो नंबर्स हैं, जो भी आप नंबर्स इनमें रिप्रेजेंट करते हैं, दीज बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, आप इसमें आप आयोटा भी डाल सकते हैं, रियल भी डाल सकते हैं, रैशनल, इरेशनल, एनी टाइप्स ऑफ द नंबर्स कैन बी पुट इनटू दिस बॉक्स। नाउ मैट्रिक्स जो होता है ये क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से एंड इट्स एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। लेट, यदि मैंने ये कोई मैट्रिक्स ले लिया, लेट ए इज एनी मैट्रिक्स, तो उसको देखो सिंबलाइज करने का तरीका होता है AIJ, है ना। यहां पर हम लिखेंगे m/n, इसको कैसे रीड करेंगे, m/n, ना कि m into n। जैसे मुझे इस गेट का मेजरमेंट जानना है तो हम क्या बोलेंगे, लेंथ जो है 6 है और विड्थ कितनी है 4, तो हम इसको 6 into 4 ना बोल करके क्या बोलेंगे, 6/4। सो दिस इज द सेट ऑफ mn नंबर्स और इसके एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ। यहाँ पे ये जो m होता है ना, दिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज, ये रोज को रिप्रेजेंट करेगा एंड n रिप्रेजेंट द कॉलम। एंड ये क्या है, एक मैट्रिक्स AIJ। AIJ किसको रिप्रेजेंट करेगा, एलिमेंट को। तो दिस इज द एलिमेंट ऑफ, दिस इज द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू बॉक्स में AIJ m/n, और ये जो m/n है ये इस मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, ऑर्डर। अच्छा, टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए इस मैट्रिक्स में, टोटल नंबर्स कितने हो गए, टोटल एलिमेंट्स m into n। सपोज इफ एनी मैट्रिक्स हैव द 3/4, 3/4 का उसका ऑर्डर है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने एलिमेंट्स हो गए उसमें, 12,
है ना। तो जो ये क्या है, मैट्रिक्स एक रिप्रेजेंटेशन है टोटल नंबर्स mn का। ये mn क्या हो सकते हैं, किसी भी तरह के नंबर्स हो सकते हैं, ये उनका वे, दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जो पहला सबस्क्रिप्ट होता है यहाँ पे ये रोज को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड सबस्क्रिप्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम्स को। मैट्रिक्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एंड इट्स एलिमेंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, इस तरह से। तो इसको हम बोलेंगे दिस इज द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। यदि आप इसको ऐसे लिखते हैं, देखो A14, सो दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम, ठीक है। अभी देखो मुझे है ना m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, तो कैसे मैं कंस्ट्रक्ट करूंगी, यहाँ पे इसको इस डब्बे में पैक कर दो, यहाँ लिखा आपने m/n, तो कितनी रोज फॉर्म करनी है आपको, ये रोज बनानी है R1, R2 और फाइनली यहाँ पे लिखिए Rm। इस तरह से हॉरिजॉन्टल तो रोज मूव करेंगी एंड वर्टिकल जो है वो कॉलम मूव करेंगे। ये हो गया आपका C1, यहाँ बन गया C2, ये C3 एंड Cn। नाउ इट बिकम्स, यहाँ पे बोलो A11, दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अच्छा ये बताइए A12, दिस इज A13 और यहाँ लिखा जाएगा A1n, दिस इज द फर्स्ट रो एंड nth कॉलम। A21, A22, A23 और A2n, फाइनली यहाँ लिखा जाएगा AM1, AM2 एंड AMN, ठीक है। ये किसको लिखा मैंने, ये इसको रिप्रेजेंट किया मैंने Aij m/n को। क्लियर है, यहां तक नोट करना है आप। मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij 3/4 ऑर्डर whose elements कौन, Aij, whose elements are connected by the relation चलिए क्वेश्चन बनाइए। सो एक कंस्ट्रक्ट करना है आपको, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 3/4 ऑर्डर का, यानी 3 तो उसमें रोज होंगी और 4 उसमें कॉलम्स होंगे और इस एलिमेंट्स का जो रिलेशन दे रखा है दिस इज द 1/2 mod I - 3j हर के लिए। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है इस तरह से, 3 रोज बनाइए। R1 जो स्टार्टिंग में जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो इस तरह से काम करें। दिस इज C1, C2, कितने कॉलम्स बनाऊं मैं, 4, ठीक है। इसको ये डब्बे में बंद कर दो। दिस इज A11, ये बन गया आपका A12, A13, A14। एक दो बार ऐसा काम कर लें, फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो A22, दिस इज A23 एंड दिस विल बी A24। यहाँ लिखे आप A31, दिस इज द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एंड A32, यहाँ बन गया आपका A33 और ये बन गया आपका A34 एंड हैविंग द ऑर्डर 3/4। यहाँ पे 3 तो रोज हो गई, 4 कॉलम्स हो गए, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 12 हो गए। मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, और क्या, ठीक है। अब आपको A11 लिखना है, तो A11 का मतलब है कि I और J की जगह कितना पुट कर दूं मैं, 1 and 1। A12 के लिए पुट डाउन I इक्वल्स टू 1 एंड J इक्वल्स टू 2। चलो सिंप्लीफाई कर दो, क्लियर है। तो जितने ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स बनाना है उसको देखो पहले आप अच्छे से क्लियर होने के लिए इस तरह से लिख लें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट निकालने के लिए इससे कंपेयर करें लोअर सबस्क्रिप्ट को, तो पता चलेगा I एंड J बोथ आर इक्वल टू 1। यहाँ पे I का वैल्यू 1 डाल दें, J का वैल्यू कितना डाल दें, 2। चलिए I11 कितना हो गया, 1 and 1 -2 का मॉड प्लस 2, 2/2 1। I का वैल्यू, इसको निकालने के लिए I का वैल्यू 1 डाल दें, इसको 2 कितना हो गया, ये 1 - 6 कितना हो गया, 5/2। नेक्स्ट बोलो 1 - 9 1 और ये कितना हो गया 11/2। 2 1 के लिए 2 और यहाँ 1 1/2 2 2 2 - 6 4 डिवाइड बाई 2 डालो। यहाँ पे I का वैल्यू कितना पुट करेंगे 2 और J का वैल्यू कितना, बना लूं कंप्लीट कर लूं।
हाउ मैनी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डिफरेंट मैट्राइसेस, मैट्राइसेस इज प्लूरल वर्ड ऑफ मैट्रिक्स, हाउ मैनी डिफरेंट मैट्राइसेस कैन बी फॉर्म having 12 एलिमेंट्स। यदि किसी मैट्रिक्स में टोटल 12 एलिमेंट्स हैं तो कितने मैट्राइसेस बनेंगे, कितने मैट्राइसेस पॉसिबल हैं जिनमें 12 एलिमेंट्स बने, टोटल कितने मैट्राइसेस पॉसिबल हैं, ये तो सॉल्व कर लेंगे ना आप लोग। टोटल कितने मैट्राइसेस बनेंगे, 6 कैसे, 12 है ना, तो कैसे कैसे बनेंगे, देखो कितने ऑर्डर्स काउंट कर लो, सिर्फ ऑर्डर्स काउंट करेंगे तो 1/12, 1 रो 12 कॉलम, सेकंड 12/1, 12 रो 1 कॉलम, फिर 2/6, फिर 6/2, फिर 3/4 एंड 4/3। और कोई फैक्टर्स बना दो आप, है ना, एक रो बना लो, 12 कॉलम बना लो, 12 रोज बना लो। जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है ना वो रोज को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड सबस्क्रिप्ट है वो हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ऑर्डर्ड पेयर है ये, है ना, ये यहाँ पे 12 रोज बनेंगी, 1 कॉलम बनेगा, 2 रोज बनेंगी, 6 कॉलम्स बनेगा, इतना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। इफ आपको कोई मैट्रिक्स दे रखा है AIJ 2/3 या 3/3 ऑर्डर का ले लो, रोज भी 3 और कॉलम्स भी 3, वेयर AIJ बिलोंग्स टू 0, 1, -1, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ मैट्राइसेस। चलिए 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है आपको, नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, हुज एंट्रीज किसकी, एलिमेंट्स की, किस किस से फिल की जाएगी, 0 से, 1 से, -1 से। तो ऐसे कितने टोटल मैट्राइसेस पॉसिबल हैं, निकालिए। अच्छा ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको, इसमें कुछ करना ही नहीं था, आई और जे का वैल्यू पुट करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना। सपोज आपको देखें इसी वाले क्वेश्चन को फॉर्म कर दिया मैंने, अगर आपके पास अब टोटल एलिमेंट्स जो हैं, टोटल एलिमेंट्स अगर आपके पास 24 है तो टोटल मैट्राइसेस कितने बनेंगे, बोलो 24 के फैक्टर बनाएंगे, कैसे, 1/24, फिर 24/1, 2/12, रिवर्स कर दो 12/2, आगे बढ़ो 3/8, फिर 8/3, फिर 4/6, 6/4 और फैक्टर बोलो, हो गए सारे। 12 × 2 आ गया ना, कितने मैट्राइसेस पॉसिबल हो गए, 8 टोटल मैट्राइसेस। 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर मुझे बनाना है, कैसे बनाएंगे, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है, ये हो गया A11, A12, A13, दिस इज A21, A22, A23, यहां लिखिए आप A31, A32, A33। अच्छा इस नंबर को भरने के तरीके, कितने तरीके से आप इस नंबर को भर सकते हैं, हाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको पॉसिबिलिटी कितनी दे रखी है, या तो आप 0 यूज करें, 1 यूज करें, या -1 यूज करें। तो PNC का कंसेप्ट है, इसको भरने के कितने तरीके हो गए, 3 वेज। इस एलिमेंट को आप 3 तरीके से भर सकते हैं। सिमिलरली इसको कितने तरीके से भरेंगे, 3, ये भी 3। सो टोटल कितने मैट्राइसेस बनेंगे, हाँ 3⁹9, बहुत बड़ा नंबर, बहुत सारे मैट्राइसेस बनेंगे। तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख लें, ये बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के बेसिस पे आपको सिखाया, है ना। जितने भी आपके पास टोटल एलिमेंट्स दे रखे हैं, आप सिर्फ उसके दो के फॉर्म में फैक्टराइज कर लें, A × B, जितने फैक्टर बनेंगे उतने टोटल मैट्राइसेस पॉसिबल है। ये PNC पे बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट लगते हैं। नेक्स्ट लिखिए आप, टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। जल्दी जल्दी लिखते जाओ। फर्स्ट है रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा करवाने का नहीं है। टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस में फर्स्ट लिखे रो मैट्रिक्स, कंटेन ओनली
कंटेन ओनली वन रो एंड कितने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हो लेकिन रो एक ही होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ए कोई मैट्रिक्स है तो आप उसको लिखेंगे ए आई जे 1/n। इसका मतलब दिस मैट्रिक्स कंटेन ओनली सिंगल रो एंड द n कॉलम, राइट? ठीक है ना। अच्छा एक और बात ना, ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा यहाँ ए ही लो, बी ले लो, सी ले लो, अल्फा ले लो, कैपिटल लेटर ले लो, स्मॉल ए की जगह यहाँ पे स्मॉल बी ले लो, सी ले लो। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल मैं देखूं तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिखा मैंने 1 2 0, यहाँ लिखा मैंने आयोटा, यहाँ पे मैं लिखा 3 + 2 आयोटा। तो रो मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का हो गया ये? 1/5। ठीक है। एक रो हो गई R1 और ये C1 C2 C3 C4 एंड C5। ये आयोटा मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया, आयोटा इज √-1 है ताकि आपको ये दिखे कि ओनली रियल नंबर के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप ले सकते हैं। सेकंड आप लिखे कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी बताओ? कंटेनिंग ओनली वन कॉलम, है ना, ओनली वन कॉलम, सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए। तो B = Bij, क्या ऑर्डर बनाऊं इसका? n/1, यानी B = इसको ऐसे लिखें आप 1 -1 2 3 7, एक कॉलम एंड रोज 5 R2 R3 R4 एंड R5। सो इसको आप लिखेंगे 5/1 ऑर्डर। थर्ड लिखिए आप नल मैट्रिक्स, whose all elements are 0, each and every, हर एलिमेंट्स, ऑल मतलब सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। एक भी एलिमेंट अगर आपने नॉन जीरो किया सो दिस विल नॉट बी नल एलिमेंट्स, नल मैट्रिक्स। जैसे अगर आपने नल मैट्रिक्स को शो करना है, अच्छा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस तरह से कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं नल मैट्रिक्स को। जैसे सपोज आपको 2/3 ऑर्डर का बनाना है, ये 2/3, तो 2 तो रोज आ जाएंगी, 3 कॉलम्स आ जाएंगे, तो सब जगह आपको क्या डाल देना है? ये 0 0 डाल दीजिए, नल मैट्रिक्स है। फोर्थ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या? लेट A is equals to Aij m/n, then m should be equal to n. If the number of rows is equal to the number of column, if the number of rows is equal to the number of column, then it will be represent the square matrix. उसी तरह से शेप में बनेगा, ये जितनी रोज है जितने ही कॉलम्स हैं, तो ये जो बॉक्स है ये एग्जैक्टली कितनी शेप लेगा, जितनी लेंथ है उतनी विड्थ हो जाएगी, तो फिर आप इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर। और जब ये m/n ऑर्डर का है जहां पे m इज नॉट इक्वल टू n, तो हम उसको क्या बोलते हैं? लेंथ और विड्थ इक्वल ही है, तो फिर हम उस केस में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल, है ना। अब इसी में अगर मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है ये, तो अब m और n को इक्वल कर दें आप, यहाँ पे भी n और यहाँ पे भी n, है ना, यहां तो है ही, तो यहां पे कितना हो जाएगा? n/n। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 4/4 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है, Aij 4/4, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? A11 A12 A14, यहाँ लिखेंगे A21 A22 A24 A31 A32, है ना, यहाँ पे भी भर लें आप, A13 A23 33 and finally A41 A42 A43 A44। स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ये जो चीज है इसको थोड़ा ध्यान दें आप। A11 A22 A33 and finally ANN, these are called the diagonal elements।
जैसे अगर आप ऐसे स्क्वायर फॉर्म करते हैं, ये आपने स्क्वायर बनाया, तो इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल्स बोलते हैं ना। तो इस वाली लाइन पे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स, इधर वाले। अब आप बोलेंगे उस तरफ भी तो डायगोनल बनता है, 2 डायगोनल बनते हैं, पर एज ए स्टैंडर्ड इन्होंने क्या किया है, इस वाली रो के अलोंग जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको डायगोनल एलिमेंट्स लिए, और इधर वाली रो के अलोंग, इधर वाली जो लाइन के अलोंग जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम बोलेंगे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इसको हम बोलेंगे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इनको लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स भी बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स भी बोलते हैं, या सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और इधर वाली जो लाइन के अलोंग एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इसमें एक और चीज इंट्रोड्यूस करते हैं हम, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, एंड शॉर्ट में इसको लिखते हैं TR ऑफ ए, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा यानी समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर के n ai फॉर ऑल i, है ना। तो i का वैल्यू जब आपने 1 डाला तो ये कितना हो गया, a11, दिस इज 2, a22, और फाइनली कितना हो गया, ann। सो दिस इज द सम ऑफ, ट्रेस ऑफ a क्या होता है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं यदि मैं उसका टोटल कर दूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ट्रेस जो होता है ये इस डायगोनल एलिमेंट्स का, यहाँ पे i और j यानी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए यदि आप ऐसे लिखते हो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं a i j, तो यहाँ पे i विल बी इक्वल टू j फॉर ऑल i एंड j। i इज ऑलवेज इक्वल टू j, यानी जो रो रिप्रेजेंट करता है उसी नंबर का कॉलम होना चाहिए। तो वहां पे जो एलिमेंट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायगोनल एलिमेंट्स। तो देखिए अगर मैं इसमें हाईलाइट करूं इस 4x4 मैट्रिक्स में, तो ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे, है ना। और अगर इसको मैं b नाम दे दूं या a नाम दे दो आप, तो इसका ट्रेस ऑफ a क्या रिप्रेजेंट करेगा, a11 प्लस a22 a44, ठीक है ना, नोट करना। डायगोनल मैट्रिक्स, देखिए सो अगर A आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, दिस इज, लिखें आप, दिस इज द स्पेशल केस ऑफ, दिस इज द केस ऑफ, स्पेशल केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का केस है ये, यानी नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम in which all the elements except the diagonal elements are 0. All the elements except diagonal elements, यानी diagonal elements not equal to 0. लेकिन इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कितने होने चाहिए, 0। जैसे आपने यहां लिखा aij 3/3, तो इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। देखिए ये सिंबल समझने की कोशिश करिए, aij विल बी इक्वल टू 0 when I is not equal to j, है ना, I is not equal to j। तो यहां बनाइए, जैसे आपने यहां क्या किया, ये लिखा अल्फा बीटा और यहाँ लिखा गामा। इसके अलावा ये जो और एलिमेंट्स हैं ये हमेशा क्या बनने चाहिए, 0। सो दिस इज द 3/3 थर्ड ऑर्डर का। इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, ओनली, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 3/3 ना करके ओनली 3 कर दे तो भी चलेगा। तो 3/3 ऑर्डर का ये डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें ये अल्फा बीटा गामा ये भी 0 हो सकते हैं। यदि ये तीनों 0 हो गए तो दिस इज द केस ऑफ नल मैट्रिक्स, है ना। लेकिन क्या है, ये जो केसेस हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे जो a12 जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है, ये तो मस्ट है, इनको तो क्या होना पड़ेगा, 0 होना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसी में 2 केसेस हम लोग पढ़ते हैं। पहला आता है स्केलर मैट्रिक्स। तो अगर आपका A एक स्केलर मैट्रिक्स है, aij और यहां मैंने लिखा 3/3 या n/n, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, aij इज इक्वल टू 0 when I is not equal to j। और उसके अलावा aij इज इक्वल टू कोई भी नाम दे दो आप, स्मॉल a,
व्हेन आई इक्वल टू जे। यानी इस केस में क्या होता है, ये डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है, जब ये नॉन डायगोनल एलिमेंट तो सारे क्या होने चाहिए, 0, और ये डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यूज क्या हो जानी चाहिए, सेम। यानी मैंने हर जगह जो डायगोनल एलिमेंट्स है i इक्वल टू जे, उसकी जगह सब जगह क्या पुट कर दिया यहाँ पे a। जैसे फॉर एग्जांपल इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे a क्या बन जाना चाहिए, इस तरह से 1 0 0, या फिर 2 कुछ और ले लो, 2 ले लो, यहाँ हो गया 0 2 0, और ये बन गया 0 0 2। तो 3x3 ऑर्डर का क्या बन गया, ये स्केलर मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का ही फर्दर एक और केस ले लिया मैंने, जब यहाँ पे ये नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 होने चाहिए, साथ के साथ ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे रियल नंबर हो, आप ऐसे भी ले सकते हैं। यहाँ पे लिख दें आप 2 + 3 आयोटा 0 0 0 2 + 3 आयोटा 0 0 0 2 + 3 आयोटा, ठीक है। सेकंड केस बी, क्या होता है इसमें, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। इन दिस केस दिस स्मॉल a, ये वाला जो केस है ना, यहाँ पे आपने क्या लिया, a तीनों डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल ले ली। अब ये a वाला जो केस है वो कितना हो जाना चाहिए, 1 के इक्वल। जैसे अगर आपने फर्स्ट a की ऑर्डर का बनाया तो यहाँ कितना आएगा 1, I2 सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 1 0 0 1, I3 इज द थर्ड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 1 0 0। बेसिकली जैसा ये अलजेब्रा में 1 बिहेव करता है वैसे ये बिहेव करेगा, तो ये बन गया 0 1 0 0 0 1। ऐसे ही 4x4 ऑर्डर का बना लें, n ऑर्डर का बना लें, तो ये क्या है, दिस आर द 2 स्पेशल केसेस ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होते हैं, उसी का स्पेशल केस है, ये तीनों एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। n ऑर्डर का है तो n एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे, और अगर आपके पास यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, यूनिट मैट्रिक्स हैं, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल होने के साथ साथ क्या पर्टिकुलर वैल्यू अटेंड करेंगे, 1 के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप स्क्वायर लें, क्यूब लें, है ना। जैसे आप किसी भी नंबर को 1, जैसे किसी भी नंबर को अलजेब्रा में आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट नंबर विल नॉट बी चेंज, अल्फा ही रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप i से मल्टीप्लाई करते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से उतने ही ऑर्डर का, तो ये क्या है, a ही रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे अलजेब्रा में 1 बिहेव करता है उसी तरह से मैट्रिक्स में यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिहेव करेगा, इस तरह से। तो जो हमने क्या पढ़ा, पहला हमने क्या पढ़ा, रो मैट्रिक्स having only 1 row and any number of column. Second one is the column matrix. Column matrix में column 1 होना चाहिए, रो कितने ही हो। Third null matrix, each and every element should be equal to 0. Fourth one is the square matrix where the number of rows will be equal to the number of columns. And उसमें जो diagonal elements हैं जिसके लिए i और j इक्वल हो जाता है, उसका सम क्या रिप्रेजेंट करता है, the trace of that matrix. समझ में आ गया। अब जो ट्रेस है वो क्या है, उन डायगोनल एलिमेंट्स का सम है, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, वो अभी मैं लिखवा देती हूँ। फिर ये क्या पढ़ाया मैंने, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 होना मस्ट है। यदि ये वाला एलिमेंट नॉन 0 हो गया, ये क्या है, दिस इज A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये तो डायगोनल एलिमेंट नहीं है ना, तो इसको अगर मैंने 0 नहीं बनाया तो दिस विल नॉट रिप्रेजेंट एनी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना जरूरी है। फिर ये 0 हो जाए तो ठीक है, लेकिन ये 0 होना तो मस्ट है, मिनिमम इतने 0s तो आपको देने ही पड़ेंगे। अब देर आर द 2 केसेस फॉर द डायगोनल मैट्रिक्स, वन इज द स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू सेम हो जाता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, ये सेम होने के साथ कितना वैल्यू अटेंड करेंगे, फिक्स वैल्यू 1 अटेंड करेंगे। इसी में आप ट्रेस की प्रॉपर्टीज लिखें, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। पहली प्रॉपर्टी लेट लैम्डा कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग स्केलर नाम भी दे देते हैं। सो ट्रेस ऑफ, शॉर्ट में लिखिए TR, लैम्डा A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ A। सेकेंड, ट्रेस ऑफ A प्लस माइनस B, आइदर आप दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, दिस इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A, प्लस है तो प्लस ले लें, माइनस है तो माइनस ले लें, ट्रेस ऑफ B। याद रखें ये वाली प्रॉपर्टी, स्पेशली 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर आप लिखें ट्रेस ऑफ A इंटू B। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करके जब आप उसका ट्रेस निकालते हैं, दिस विल बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ BA।
लेकिन आप फर्दर आगे जाके पढ़ेंगे कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, कम्यूटेटिव लॉ नहीं लगता इसमें, लेकिन ट्रेस ऑफ ए बी जो है वो ट्रेस ऑफ डी ए के इक्वल होता है। हम ऐसे लिख सकते हैं डी आई ए जी, आपने जहां लिखा है ना वहीं लिखें, एल्फा बीटा गामा, कॉमा भी लगा सकते हैं आप इसमें। आपने इस डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे लिखा ना, आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे सपोज यहां पे ऐसे लिखा है लेट ए इक्वल्स टू डी आई ए जी, डायगोनल यहां लिखा है 1, 0, -2, 4, या तो स्पेस करके लिखिए या कॉमा ले लो, ऐसे लिखा हुआ। इसका मतलब कितने ऑर्डर का हो गया ये? 4x4। वो क्या बनेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। 4 डायगोनल एलिमेंट्स है तो 4x4 का बनेगा। अच्छा, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, यदि ये 4x4 ऑर्डर का है तो देयर आर टोटल 16 एलिमेंट्स। मेरे को तो 4 ही पता है, तो बाकी के 12 एलिमेंट्स कहाँ गए? वो कितने बनेंगे? 0। तो इसको ऐसे फिल करेंगे, देखो 1 0 0 0, फिर यहाँ कितना डाल देना है? 0, फिर सेकेंड एलिमेंट 0, डायगोनली हमें ये वाले रिप्लेस कर देना है, बाकी 0 हो गया, फिर 0 0 -2 और 0 एंड फाइनली 0 0 0 एंड 4, है ना? किसको? हाँ, ये वाला ना, इसकी बात कर रहे हो आप? तो डायगोनल एलिमेंट 0 हो सकते हैं लेकिन ये नहीं होने चाहिए, फिर तो नल हो गया ना वो। मतलब डायगोनल एलिमेंट 0 हो सकते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है इसमें और ले लो आप कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, और क्लियरली लिख लो कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 होना मस्ट है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यदि सारे डायगोनल 0 एलिमेंट्स 0 हो गए तो फिर वो किसका केस हो गया? तो आप ये लिख लो कि अगर लेट ए आपका कोई डायगोनल एलिमेंट्स है इस तरह से, उसका पहला डायगोनल एलिमेंट D1, D2, D3 और यहां लिखा मैंने Dn। तो अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं, देखें ए स्क्वायर का मतलब है ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना, तो सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन बाद में सिखाएंगे, लेकिन चूंकि ये डायगोनल की प्रॉपर्टी है तो आप इसमें समझ लें, आप सिर्फ इसी का स्क्वायर कर दें, D1 स्क्वायर, D2 स्क्वायर, D3 स्क्वायर एंड सिमिलरली Dn स्क्वायर। ऐसे अगर मुझे यहाँ पे ए स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर इज ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, और उसमें क्या लिख देंगे हम लोग? डायगोनल 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, -2 का स्क्वायर 4 एंड ये कितना हो गया? 16। तो ये वाले जो एलिमेंट है उसको रिप्लेस कर दें 1 0 4 एंड 16 से। ठीक है ना? एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन है, दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन है, वो अभी हम जानेंगे, पहले आप इतना नोट कर। नेक्स्ट देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो दिस इज द केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही केस है, in which all the elements below all the elements below the diagonal elements should be equal to 0। सपोज मुझे ये बनाना है, देखो 3x3 ऑर्डर का आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है, दैट शुड बी अपर ट्रायंगुलर। तो इसमें 9 एलिमेंट्स लिखें आप, A B C, अल्फा बीटा और गामा, और यहाँ लिखे U V W। ये तो हो गया आपका क्या? डायगोनल एलिमेंट्स। इसके नीचे के एलिमेंट अल्फा U एंड V, ये क्या होने चाहिए? 0। अच्छा, ये कितना है? ये वाला एलिमेंट, इसको क्या रीड करेंगे आप? A21, दिस इज A31, ये कौन है? A32। अच्छा, ये वाला बताओ तो जरा, 2 3। ये जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? I।
यानी रो, और दूसरा वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम। आई का वैल्यू जे से ज्यादा है, यहां पे भी आई इज ग्रेटर देन जे, यहां पे भी आई इज ग्रेटर देन जे, यहां के लिए आई इक्वल टू जे, और इन तीनों के लिए आई लेस देन जे। तो यदि ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो हम क्या लिखेंगे, ए आई जे इक्वल टू 0 वेर आई इज ग्रेटर देन जे। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, एलिमेंट जो है वो क्या होने चाहिए, 0। किस केस में, जब आई का वैल्यू जे से ज्यादा हो जाए। तो जब आई इज ग्रेटर देन जे है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऊपर वाले 0 हो जाएंगे। लिख लें आप अपने आप। ये डायगोनल बना लें, इसका ऊपर का 0 कर दें। के ऊपर जितने भी हैं ये एलिमेंट्स, इनको 0 होना तो मस्ट है। ये 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी होंगे, लेकिन ये मिनिमम 0s तो आपको देने पड़ेंगे। सिर्फ मैट्रिक्स को लर्न करने से काम नहीं चलेगा, उसका पैटर्न भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, जैसे ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो इसमें मिनिमम 0s मुझे कितना लेना है, जैसे 3x3 ऑर्डर का है, ये 3x3 क्वेश्चन बनते हैं इनमें, एंड क्वेश्चन बहुत उलझा देते हैं। तो 3x3 ऑर्डर का अगर ये मैट्रिक्स है तो मिनिमम कितने, कम से कम 0s तो मुझे इस मैट्रिक्स को फॉर्म करने के लिए देने ही पड़ेंगे, 3, है ना। अब अगर मैंने ये जो है 4x4 का बनाया तो कितने मिनिमम 0s मुझे देने पड़ेंगे। कैसे काउंट कर रहे हैं आप, यहाँ पहले 1 आया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, ऐसे जोड़ रहे हैं ना आप। तो पहले कितना आ गया 1, फिर कितना आ गया प्लस का 2, तो टोटल 3। अब सपोज कर आपके पास ये अपर ट्राइंगुलर का ही केस ले लेते हैं, ये आपके पास है 4x4 ऑर्डर का, तो मिनिमम नंबर ऑफ 0s कितने देने पड़ेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ 0s। तो कैसे लिखेंगे आप बताइए, 1 + 2 + 3, यानी इतने 0s तो मुझे देने ही पड़ेंगे। एंड सिमिलरली अगर आपके पास n/n ऑर्डर का अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, जितना आप अपर के लिए ले रहे हैं उतना ही लोअर के लिए हो जाएगा। जहां पे 0s डायगोनल के नीचे बन रहे हैं वहां 0s क्या बनेंगे, डायगोनल के ऊपर बनेंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ 0s यहां कितने बनेंगे, बताओ, बोलिए, मिनिमम नंबर ऑफ 0s। R2 में कितने 0s लेने पड़ेंगे, R2 में, ये R2 है ना भाई, ये R1 हो गया, फिर यहाँ कितने हैं, R2 है, ये R3 में, R2 में कितने 0s लेने पड़ेंगे, 1, फिर बढ़ता जाएगा ना, एक एक बढ़ता जाएगा, 2, फिर 3। अरे ये नहीं आएगा तुमको 4x4 का, जैसे 4x4 का ऐसे बना लो, A B और C D, फिर यहाँ E F G H I J K L और T W अल्फा बीटा, ये कुछ भी लिख लो आप। ये वाले डायगोनल हो गए आपके। ये पहला R2 में कितना आया, 1, ये R2, R1 में एक भी 0 नहीं है। मिनिमम 0s ले रहे हैं, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, देखो कम से कम इतने 0s तो आपको देने पड़ेंगे। R3 में क्या करूं, कितने 0s हो गए, किसको 0 बना दूं मैं, हाँ इसको क्यों बना दूं, दिस एलिमेंट इज 3 1, तो I का वैल्यू 3 का वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो I का वैल्यू J से ज्यादा है, ये 3 2 है ना। तो ये कितने 0s बन गए, 2 बन गए। अब यहाँ पे ये 3 एक साथ बना दो। 4x4 ऑर्डर का है तो लास्ट में कितने तक लेंगे आप, 3 तक, और n बार कोई यूज ही नहीं है। देखो जो कुछ यूज है वो इन मेन डायगोनल एलिमेंट्स का ही है, इनके सम को हम ट्रेस बोलते हैं। ट्रेस पे 3 प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखाई। नेक्स्ट कौन सा होता है, हाँ डायगोनल के 2 केसेस क्या लिखा है, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जैक्टली बिहेव्स लाइक ए 1 एज एन एल्जेब्रा, है ना, उसका स्क्वायर लो, उसको किसी भी नंबर में आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, वो मैट्रिक्स एज इट इज वैसे ही आएगा। सेकंड नेक्स्ट वन 6 नंबर का हो गया अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में, दिस इज अनदर स्पेशल केस ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स।
ईच एंड एवरी एलिमेंट बिलो द डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल टू 0। इतने मिनिमम जीरोस तो आपको इसको बनने के लिए देने ही पड़ेंगे। एंड सिमिलरली यही केस किसके लिए हो गया फिर, लोअर ट्राइंगुलर के लिए। अब ये 7 मैट्रिसेस को डोमिनेट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब आप नेक्स्ट लिखें, उसके बाद फिर से हम टाइप्स कंटिन्यू करेंगे। लिखें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा, इसके साथ हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं वो लिखें। फर्स्ट लिखें आप कंपैरेबल मैट्रिसेस। कंपैरेबल मैट्रिसेस, हाँ देखो ए मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया AIJ m/n एंड B इज द अनदर मैट्रिक्स BIJ, ठीक है, K/P। यहां पे नंबर ऑफ रोज m, नंबर ऑफ कॉलम्स n, यहां पे रोज K, यहां पे कॉलम्स P। सो A लिखो A एंड B आर कंपैरेबल टू ईच अदर इफ बोथ हैव द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर, यानी फर्स्ट वाले में जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतनी सेकंड में होनी चाहिए और फर्स्ट वाले में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतने ही सेकंड में होने चाहिए। दोनों का ऑर्डर सेम, यानी पहला वाला मैट्रिक्स अगर 3/4 का है तो सेकंड मैट्रिक्स शुड आल्सो हैव 3/4 ऑर्डर। एलिमेंट्स कुछ भी हो, एलिमेंट्स कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे 1 0 -2 3 4 7, कितने ऑर्डर का हो गया ये 2/3। और बी मैट्रिक्स मैंने ले लिया 0, यहाँ पे 5 2 7 9 आयोटा, दिस इज ऑल्सो हैविंग द ऑर्डर 2/3। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एलिमेंट शुड बी सेम, ओनली ऑर्डर सेम होने चाहिए। सो दीज टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंपैरेबल मैट्रिसेस। सेकेंड, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस। अगर आपने ऐसे लिखा लेट A इक्वल टू B, है ना, वही ले लो A और B, तो पहली बात तो ये दोनों कैसे होने चाहिए, ये दोनों कंपैरेबल होने चाहिए। कंपैरेबल का मतलब इनका ऑर्डर तो सेम होने ही चाहिए, कंपैरेबल मैट्रिसेस होने चाहिए। वही ले लिया मैंने, यहाँ पे भी वही A मैट्रिक्स लिया, वहां पे भी वही मैं मैट्रिक्स लिया। एंड इसके साथ साथ एक और कंडीशन होनी चाहिए, AIJ शुड बी इक्वल टू BIJ फॉर ऑल I एंड J। ये और ध्यान रखें, ऑर्डर होने के, ऑर्डर सेम होने के साथ साथ एलिमेंट्स का वैल्यू भी सेम होना चाहिए। दैट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या है, देखें कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है कि I और J, वो I और J जो इधर डाले हुए हैं ना वही सेम यहाँ है, यानी A11 शुड बी इक्वल टू B11। यहाँ पे I का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे भी वही I और J लिए मैंने। A23 ऑफ द, यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम का जो मैट्रिक्स A में है वही आपका B में सेम होना चाहिए, B23। इनको हम लोग बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। दोनों मैट्रिसेस में जब I और J सेम डालते हैं तो उनको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सिमिलरली अगर यहाँ का मैं A72 लूं तो वहां पे भी क्या होना चाहिए, B72, 7th रो सेकेंड कॉलम। सो इक्वल मैट्रिसेस में क्या होने चाहिए, यदि दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो ऑर्डर तो सेम होना चाहिए, साथ के साथ उनकी वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए। जैसे देखो एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स आपने ले लिया X, यहाँ Y, यहाँ Z और यहाँ 0। यहाँ आपने लिखा 2 3 4 -1। Then find the value of X, Y, Z for which these two matrix will be equal.
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फॉर विच दीज टू मैट्रिसेस विल बी इक्वल। बोलिए। ईच एंड एवरी एलिमेंट आई और जे की हर वैल्यू के लिए ये दोनों एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। इफ x becomes 2, y becomes 3, z becomes 4, but 0 never equal to -1. So A22 is cannot be equal to B22, इसलिए इक्वल यहाँ नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ ऐसा लिखा x y z, ठीक है, यहाँ लिखा t u w और यहाँ लिख दिया मैंने 0 1 -1, ठीक है, यहाँ लिख दिया 5 7 और 9, तो यहाँ x कितना हो गया 0। अच्छा, ओनली x 0 होने के काम नहीं चलेगा, y को भी साइमल्टेनियसली कितना होना पड़ेगा 1, z को -1, t को 5, u को 7 एंड w को 9। यानी हर एक एलिमेंट जो है i और j की हर एक वैल्यू के लिए हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना मस्ट है। ऐसा नहीं कि 9 एलिमेंट्स है तो 7-8 इक्वल करके काम चला दिए, 1-2 छोड़ दिए, नहीं, सारे के सारे इक्वल होना मस्ट है। सो कंपैरेबल में ऑर्डर सेम होना चाहिए, इक्वल में उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है इधर का A11 लिया तो इधर का A11 ही आना चाहिए, इसको B डिनोट कर रहे हैं तो B11। इधर का X यहां से कंपेयर नहीं होगा, क्योंकि ये अगर A11 है तो ये कितना हो गया B22, B22 A22 से ही कंपेयर होगा। फिर आप लिखें मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, स्केलर मतलब कांस्टेंट, है ना, टू मैट्रिक्स। यदि अब यहां पे एक स्केलर मैंने मान लिया कि k एक कांस्टेंट नंबर है, और अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेट मैंने a एक मैट्रिक्स ले लिया, a i j m by n ऑर्डर का आप एक मैट्रिक्स ले लो, जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो जब आप इसको k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, k इंटू a लिखें या a इंटू k लिखें, तो इसका हर एक एलिमेंट k से मल्टीप्लाई होना चाहिए। जब आप किसी भी कांस्टेंट नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ऑर्डर शुड बी सेम, है ना। फॉर एग्जांपल देखें क्या कहा मैंने, आपने एक मैट्रिक्स ले लिया इस तरह से 2 4 0 -1 3 7, कितने ऑर्डर का हुआ 2/3। अभी मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स को, तो 3 इज स्केलर नंबर, 3 तो एक कांस्टेंट नंबर है और a एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जब मुझे इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हर एक एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से। सो इट बिकम्स, मल्टीप्लाई करना आता ही है सबको, ये कितना हो जाएगा, और ये, अरे वाह, और ये आता है तुम लोग को तो, है ना, और ये कितना हो गया ऑर्डर से। तो ईच एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बाय द स्केलर, ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। हर एक नंबर को, उस नंबर से आपको, जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है, सारे एलिमेंट्स को आपको उस नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। एडिशन, एंड सब्ट्रैक्शन। नेट ए कोई मैट्रिक्स है a i j m by n, तो सुनो बी मैट्रिक्स को अगर आपको इसके अंदर ऐड करना है तो उसका ऑर्डर आपको सेम रखना पड़ेगा। द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ द मैट्रिसेस हैव द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और ऐड कैसे करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग से ही करेंगे। तो a प्लस बी, कम्यूटेटिव लॉ लगता है इसमें, a प्लस बी लिखो या b प्लस a लिखो, बोथ आर इक्वल। ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको लिखेंगे a i j प्लस b i j और ऑर्डर विल बी सेम, है ना। यदि a प्लस बी आपको एक नया मैट्रिक्स c i j से रिप्रेजेंट करते हो m by n ऑर्डर का, तो c i j कैन बी रिटन एज a i j
प्लस Bij फॉर ऑल I एंड J। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए मैट्रिसेस को स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। किसी भी m बाई n ऑर्डर का आप मैट्रिक्स ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि m का वैल्यू n के इक्वल हो। कॉरेस्पॉन्डिंग से इक्वल होना, बराबर होना चाहिए, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग को कॉरेस्पॉन्डिंग में ही ऐड करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग को कॉरेस्पॉन्डिंग में ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। सपोज अगर आपको C12 चाहिए तो ये किस में ऐड होगा, A12 प्लस B12। If you want to get C23, so this will be equal to A23 plus B23। यानी इसका सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट इसके सेकंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा। और सेम प्रोसीजर किसके लगाएंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए। ऐसा नहीं है कि उसका A11 ले लिया और उसका A32 ले लिया, कॉरेस्पॉन्डिंग का कॉरेस्पॉन्डिंग से ही इक्वल करेंगे, है ना, जैसे यहाँ पे इक्वालिटी वाला केस था। और कॉरेस्पॉन्डिंग को कॉरेस्पॉन्डिंग में ही ऐड करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग को कॉरेस्पॉन्डिंग में ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ऑर्डर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए, यहाँ पे ले लिया 2 4 0 माइनस 2 2/2, और यहाँ ले लिया मैंने 1 2 3, और यहाँ ले लिया 4 7 माइनस 3। अब बेकार हो गया ना ये, इसको इसमें ऐड कर देंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे, ये तो लटक गया क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। तो ऑर्डर सेम बनाइए आप पहले। अब ऐड करने पे क्या बनेगा, दिस इज A11, ये फर्स्ट रो फर्स्ट, तो इसका भी फर्स्ट रो फर्स्ट लेंगे तो 2 + 1, यहाँ पे 4 + 2, ऐसे ही लिख लो क्योंकि सबको पता है 4 + 2 6 होता है ना। 0 + 4 एंड -2 + 7। ऑर्डर सेम रहेगा, उसका ऑर्डर भी 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2 एंड द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल आल्सो हैव द ऑर्डर 2/2। सिमिलरली अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो A माइनस B, रिमेंबर दिस, नॉट इक्वल्स टू B माइनस A। हर एक एलिमेंट को यहाँ पे जो Cij बनेगा उसको लिखेंगे Aij माइनस Bij। सब्ट्रैक्ट करना है आपको यहाँ पे, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, जहां पे प्लस किया वहां पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A। कम्यूटेटिव लॉ लगता है इसमें एडिशन में, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन सब्ट्रैक्शन। एसोसिएटिव लॉ भी लगा सकते हैं आप, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B। पहले किन्हीं दो को ऐड कर दें और फिर उसके बाद आप C को ऐड कर सकते हैं। दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज A प्लस B प्लस C। पहले B और C को ऐड कर दें, फिर आप उसको A में ऐड कर सकते हो। यदि किसी स्केलर क्वांटिटी K से मल्टीप्लाई करते हैं आप KA प्लस माइनस B, सो दिस कैन बी रिटन एज KA प्लस माइनस KB। आप K इंटू A लिखें या आप A इंटू K लिखें, दोनों क्या है, सेम। मैट्रिसेस, इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसमें मिस्टेक हो जाती है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, तो लेट कर लें 2 मैट्रिसेस। ए को आप मान लें Aij m/n ऑर्डर, एंड लेट बी मैट्रिक्स इज Bij K/P ले लें। सो AB विल बी एग्जिस्ट। अब सुनो, जब आप 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जो पहला वाला मैट्रिक्स होता है ना, इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर। प्री मल्टीप्लायर एंड द सेकेंड मैट्रिक्स इज कॉल्ड द पोस्ट मल्टीप्लायर। एंड रिमेंबर दिस, AB इज नॉट इक्वल्स टू BA, इसीलिए हमने प्री एंड पोस्ट को डिफाइन किया। जो पहले लिखा जाएगा उसको बोलेंगे प्री मल्टीप्लायर, जो बाद में लिखा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट मल्टीप्लायर।
ऑर्डर्ड है ये भी, इनका ऑर्डर आपने चेंज किया यहाँ पे, तो यहाँ पे बी बन जाएगा प्री मल्टीप्लाई, यहाँ पे बन जाएगा पोस्ट मल्टीप्लाई जो बाद में लिखा था। सो ए बी कब एग्जिस्ट करेगा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्राइसेस ए बी विल बी एग्जिस्ट। जैसे एडिशन ऑफ टू मैट्राइसेस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब एग्जिस्ट करेंगे? व्हेन द टू मैट्राइसेस विल बी कंपैरेबल, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कब होल्ड करेगा? ए बी कब एग्जिस्ट करेगा? विल एग्जिस्ट व्हेन इसका कॉलम उसकी रो के इक्वल हो, व्हेन n इज इक्वल टू k, n क्या? कॉलम ऑफ प्री मल्टीप्लाई इज इक्वल टू रो ऑफ पोस्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ए बी, इसको अगर मैंने एक नया मैट्रिक्स माना सी, तो इसको लिखा जाएगा ए आई जे इंटू बी आई जे, यानी पहले वाले के एलिमेंट्स दूसरे वाले के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे। कब होंगे? ये ए बी कब एग्जिस्ट करेगा? जब प्री मल्टीप्लायर का कॉलम किसके इक्वल हो जाए? पोस्ट मल्टीप्लायर के रो के। ये वाला इक्वल हो जाना चाहिए भाई, दिस वन। तो फिर इसका ऑर्डर क्या बनेगा? m बाय p। अब क्या बच गया? इसको काट दो ऐसे, ये दोनों इक्वल हो गया, n इक्वल्स टू k। तो बचा कौन? इधर से m बच गया, इधर कौन रहा? p। पहले कौन? ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को। ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को। पहला जो सबस्क्रिप्ट होता है उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। रो को रिप्रेजेंट करता है ना, तो एज इट इज उठा के रख दें। तो देखिए, अगर आपने इसको ऐसे लिखा, a आपने कितना ले लिया? इसको लिया 3/4। b आपने कितना लिया? 4/7। ठीक है, तो a इंटू बी अब कितने ऑर्डर का आना चाहिए? हाँ, कितना? 3/7। इसका कॉलम इसके रो के इक्वल कर दीजिए, इस तरह से क्रॉस कर दो, रो पहला वाला उठा लो, कॉलम बाद वाला उठा लीजिए। ये तो ऑर्डर की बात होगी। एग्जिस्ट होने के लिए इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल होना चाहिए। यदि ये दोनों इक्वल नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? ए बी डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये देखिए, थोड़ा छोटा सा ले लो। ए को ले लिया मैंने यहाँ 1 2 3, 0 ज्यादा डाल लो, कौन कैलकुलेशन करेगा? कितने ऑर्डर का हो गया ये? हाँ, और बी जो है वो मैंने यहाँ ले लिया 3 और यहाँ 2। ठीक है, कुछ भी डाल लो, -1 2 1, है ना। नहीं, 4, यहाँ 1 ले लो, यहाँ 2 ले लो, यहाँ 1 ले लो। नहीं, इतना कैलकुलेशन तो कर लेंगे ना। 3 डाल, तो ये कितने ऑर्डर का हो गया? 3/2। ये कितने ऑर्डर का हो गया? 2/3। अभी क्या है? इसको ऐसे, अब कितने ऑर्डर का आएगा ए बी? 2/2। ये तो मैंने ऑर्डर निकाला। 2/2 ऑर्डर का जो आएगा उसको कैसे लिखा जाएगा? 4 एलिमेंट्स, A11 A12, यहाँ लिखा जाएगा A21 और यहाँ लिखा जाएगा A22। ठीक है, ऑर्डर सबको समझ में आ गया। मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर कैसे निकालते हैं। अब एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे वो सुनिए। यहाँ पे पहले लिखे आप A को 1 2 3 0 -1 4, राइट। यहाँ लिखिए B वाले को -1 2 4 1 2 and 3, और यहाँ लिखेंगे हम इनका मल्टीप्लीकेशन। A11 चाहिए, दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्राइसेस A एंड B। तो हम क्या करेंगे, इधर का तो लेंगे फर्स्ट रो और इधर का क्या लेंगे? फर्स्ट कॉलम, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग से ही मल्टीप्लाई करेंगे। आप समझे? मुझे ये चाहिए। देखो, पहले आपने देख लिया कि मैट्राइसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। वो कब पॉसिबल होगा? पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल होना चाहिए। जो बच गया उसको इसी ऑर्डर में निकालें। जो पहले लिखा हुआ है वो रो हो गया, जो बाद में लिखा हुआ है कॉलम हो गया। 2/2 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स से 4 टोटल एलिमेंट्स आएंगे, तो उन एलिमेंट्स को मैंने ऐसे लिख देना है।
ठीक है। अब इस यहाँ पे मैंने ये ए मैट्रिक्स लिखा, दिस इज बी मैट्रिक्स। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 इज द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम। सो इसका तो फर्स्ट रो ले लें, इसका फर्स्ट कॉलम ले लें। यहाँ पे इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, जैसे मैं अलग से लिख देती हूँ यहाँ पे। A11 कैसे निकाला तो याद रहेगा, ठीक है। A11 निकालने के लिए इसका तो ले लो R1 और इसका ले लो C1, यानी R1 इंटू C1। अब एल्जेब्रा जो सिंपल हम पढ़ते हैं उसमें 1 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 1 लिखो, सेम है, वो कोई मैट्रिक्स तोड़ना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 1 इंटू -1 प्लस दिस इंटू दिस। अब क्या करेंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 2 इंटू 4। अब क्या करेंगे प्लस 3 इंटू 2, ये A11, ये यहां फिल कर देंगे हम बाद में। नाउ कैलकुलेट A12। A12 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। रो कहां से लेना है, यहीं से लेना है। कॉलम कहां से लेना है, यहां से लेना है। तो A12 लिखने के लिए ये वाला जो है ना, ये इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, कॉलम 2 से, ठीक है। तो करें हम दिस इंटू दिस 2, दिस इंटू दिस प्लस 2 और फिर दिस इंटू दिस प्लस 9। नाउ 2 1 A21। अब A21 में क्या करेंगे बताइए, A21 में क्या करेंगे, सेकंड रो इधर से लेंगे या उधर से लेंगे, हाँ रो वाला केस जो है ना फर्स्ट सबस्क्रिप्ट से लेंगे। तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, दिस इंटू दिस, ऐसे लिख देती हूं मैं 0 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 4, है ना। सेकंड रो ले रहे हैं ना हम, इसका क्या ले रहे हैं फर्स्ट कॉलम, फिर 4 इंटू 2, तुम लोग एक्सपर्ट हो ऐड वगैरह करने में, कर लेंगे A22। नाउ सेकंड रो याद रहेगा ना, ये पूरा सिस्टम याद रखें आप, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लें फिर डायरेक्टली जंप कर लें। तो सेकंड रो ले लें, इधर से सेकंड कॉलम ले लो, 0 इंटू 2 0 -1 12 और ये 11 आ गया, फटाफट ऐसे कर ले, है ना। और ये फिर आपने सॉल्व करके यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो -1 ये कितना हो गया 6 और 8 14, 14 -1 कितना हो गया 30, यहाँ कितना हो गया 9 and 4 13, है ना। तो कितना आ गया 13, A12 13 और यहाँ से कितना हो गया ये 8 और -4 तो +4, ये 4 हो गया एंड दिस इज 11। किसी को समझ में आनी आया तो बोलिए। पहले हम देखेंगे कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो प्री मल्टीप्लायर का कॉलम उसके सेकंड पोस्ट मल्टीप्लायर के रो के इक्वल होना चाहिए। इसको क्रॉस कर दीजिए, जो बचा हुआ है वो ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से बनाइए। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने के लिए एक एक चीज को लिखो ताकि मिस्टेक ना हो। जैसे सपोज यहाँ तो मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया जहाँ पे ऑर्डर कितना बनता है 2/2, तो 4 ही एलिमेंट्स आते हैं। लेकिन कहीं आपके पास देखो इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा क्यों होते हैं। सपोज यहाँ 3/3 ऑर्डर का बना तो कितने एलिमेंट्स आएंगे। अब आपने 8 एलिमेंट निकालने में तो बहुत इफिशिएंसी दिखाई, लेकिन एक एलिमेंट भी रॉन्ग हो गया तो फर्दर कैलकुलेशन तो पूरी खराब हो जाएगी। इसलिए जो है एलिमेंट्स, और बेसिकली हम लोग ना 3/3 के साथ ही ज्यादा डीलिंग करते हैं। ये 2/2 तो बहुत रेयरली आते हैं, क्योंकि क्या होता है कि 2/2 थोड़ा सा इजी हो जाता है, 4/4 ज्यादा टफ। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ये प्रॉपर्टीज तभी होल्ड करेंगी जब ये मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। और इसीलिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें किसी किसी केसेस में इक्वल हो सकता है, लेकिन इन जनरल ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता। सेकंड, जो पहले लिखा जाता है इसको प्री मल्टीप्लायर, जो बाद में लिखा जाता है उसको पोस्ट मल्टीप्लायर। ऑर्डर चेंज करेंगे तो इनका मीन भी चेंज हो जाएगा। जब आप इसको ऐसे लिखते हैं ए इंटू बी, प्लस में लो या माइनस में लो, 3 मैट्रिसेस ले लिए मैंने, तो ये ए अगर पहले लिखा हुआ है तो ये पहले ही आएगा, ए इंटू बी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर क्या लिखा जाएगा ए इंटू सी या सी इंटू ए, है ना। अगर आपने ऐसे लिखा देखो बी प्लस सी और यहां लिखा ए बाद में, तो आप क्या लिखेंगे बी ए प्लस सी ए। क्लियर है। थर्ड, ए इंटू बी इंटू सी, एसोसिएटिव लॉ ए बी। देखो मेरी बात सुनिए, आप किन्हीं भी 2 को मल्टीप्लाई करके तीसरे से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का चेंज नहीं होगा। आप पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर दें,
और फिर फाइनली इस रिजल्टेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दें, सी से, या फिर आप ए को एज इट इज रखिए, पहले बी को सी से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स को आप ए से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं होगा। कैसे? जैसे आप ऐसे लिखते हो 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 इंटू 4 इंटू 2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 4, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होगा कि बी इंटू ए इंटू सी, सी इंटू ए इंटू बी, ये सब नहीं होंगे। जो जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है उसको उसी सीक्वेंस में लिखिए। आप इस ब्रैकेट को मूव करा सकते हो, आप पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर दो, फिर तीसरे से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर फर्स्ट को एज इट इज रखिए, बाकी दो को मल्टीप्लाई कर दें। हाँ, लेकिन यदि k कोई कांस्टेंट है, सुनिए, यदि k कोई स्केलर नंबर है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है और ये मल्टीप्लाई है k इंटू ए इंटू बी, और जहां a और b क्या, ये दो तो मैट्रिसेस हैं लेकिन k कांस्टेंट है, तो इस k को जरूर आप मूव करा सकते हो इस तरह से, लेकिन फिर भी ये दोनों क्या है, ये अपना सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए बी इंटू के, राइट, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। सिमिलरली ए क्यूब को क्या लिखेंगे, ए इंटू ए इंटू ए रेज टू एन को क्या लिखेंगे, ए कितनी बार, एन टाइम्स। और इसी तरह से आपकी शीट में एक क्वेश्चन दे रखा है, देखें, ए प्लस बी होल स्क्वायर, वेयर ए एंड बी आर नॉट द एल्जेब्रिक नंबर, दीज आर टू मैट्रिसेस, तो इसको लिखेंगे हम लोग ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ओ, इस क्वेश्चन को देखते बच्चा ऐसा बावड़ा हो जाता है, वाह IIT कितना आसान है, क्या लिखता है वो इसको, वो तो बहुत आसान है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पहले ऑप्शन में ही लिखा रहता है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए मैट्रिसेस है ये, एल्जेब्रिक नंबर नहीं है, ए को ए से मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर, तुम लोग तो डायरेक्ट मत लिखो, ऐसे लिखो ए इंटू ए, दिस इंटू दिस, फिर कौन आएगा, ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ये तो इस प्रॉपर्टी से बनेगा ए स्क्वायर, वो क्या बनेगा, बी स्क्वायर, पर इसको आप 2ab नहीं लिख सकते, इसको ba प्लस ab लिखिए, और उसको रीजन दो कि ab इज नॉट इक्वल टू ba इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। किसी भी नंबर को i कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, i से मल्टीप्लाई करने पर वो मैट्रिक्स अनचेंज रहता है भाई, उसी के इक्वल आ जाएगा ये। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लीकेशन में 1 की तरह काम करेगा। आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आइदर यू मल्टीप्लाई प्री या पोस्ट, प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें, इन बोथ द केसेस मैट्रिक्स रिमेन अनचेंज, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप स्क्वायर करें, आप क्यूब करें, आप 4th पावर ले लें, या फिर आप nth पावर ले लें, दिस विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन ऑल केसेस, ठीक है। अब सुनो, लेट ए मैंने कोई डायगोनल मैट्रिक्स ले लिया, A1 A2 A3 अप टू an, n ऑर्डर का, ओनली n ऑर्डर लिख दो या n बाई n लिख दो। सिमिलरली B इज अनदर डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग डायगोनल एलिमेंट्स B1 B2 B3 अप टू Bn, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं डायगोनल, फिर हम कहते हैं ये इक्वल होना चाहिए, तो ये अगर n बाई n का है तो इसको भी कितना होना पड़ेगा, n बाई n, ये और ये इक्वल हुए और स्क्वायर है तो दूसरे को भी फिर इक्वल होना पड़ेगा। तो जब आप a इंटू बी करते हो, a इंटू बी करते हो, सुनिए, जैसे आप ना एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, यू गेट 2 0 और यहाँ लिया आपने 0 3, और b कोई मैट्रिक्स ले लो, साथ में ले लो, यहाँ ले लिया आपने 3, यहाँ ले लिया 0, यहाँ 0 ले लिया, यहाँ आपने ले लिया 7, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। मल्टीप्लाई करने पर पहली बात तो डायगोनल ही आएगा। अब आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितने ऑर्डर का है ये, और ये कितने ऑर्डर का है, 2 बाई 2, है ना। तो जब इसका कॉलम इसके रो से कट गया तो ये भी कितने ऑर्डर का आएगा, सेम ऑर्डर 2 बाई 2। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज A11, सो इधर का फर्स्ट रो इधर के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस 0,
तो 6 + 0 6 ही आ जाएगा। अब मुझे ये चाहिए, दिस इज A12 के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 × 2 0 एंड 0 × 7 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 3 एंड 3 × 0 0, और ये क्या है A22, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 × 0 0 एंड 3 × 7 21। तो मैंने क्या देखा कि जब आप दो डायगोनल मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट विल आल्सो डायगोनल हैविंग द सेम ऑर्डर, और क्या हो रहा है डायगोनल है तो नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट तो जीरो बन रहे हैं। सिर्फ हम सिंपली किसको मल्टीप्लाई कर दें, कॉरेस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट्स को। यानी इसको जो है इसको हम कैसे लिखेंगे, इस ए को हम लिखेंगे इस तरह से लिखते हैं ना हम DIAG डायगोनल 2, 3। इसको क्या लिखेंगे DIAG डायगोनल एलिमेंट 3, 7। तो इसको डायगोनल पहले वाले डायगोनल को पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा 2 × 3 6, तो इसको हम लिख देंगे DIAG 6, और इसको क्या लिख देंगे हम 3 × 7 यानी 21। बाकी के वैल्यूज तो हमें पता है जीरो होते ही हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा ये फिर वही डायगोनल एलिमेंट बनेगा, क्या लिखूं मैं A1 B1, इसका डायगोनल एलिमेंट इसके डायगोनल एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड डायगोनल एलिमेंट क्या बनेगा A2 B2, देन A3 B3 एंड फाइनली AN BN हैविंग द सेम ऑर्डर n by n। ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप स्क्वायरिंग करते हैं, क्यूब करते हैं या पावर n लेते हैं तो भी वो सेम ही आएगा। तो इसका पावर अगर n लिया मैंने तो A⁴n, A2 की पावर n, इसी तरह से A3⁴n, n पावर ले लो, बाकी सब जीरो। आप अगर ऐड भी करते हैं डायगोनल एलिमेंट्स में, प्लस करते हैं माइनस करते हैं, तो वो भी डायगोनल ही आएगा। यहाँ पे लिख लो A1 ± B1, A2 ± B2, प्लस है तो प्लस कर दें, माइनस है तो माइनस कर दें, सेम ऑर्डर। किसमें? हाँ इसमें हो जाएगा। अब आप मुझे ये करके बताएं I + A n where n belongs to natural number, इसका एक्सपेंशन करके बताएं मुझे I + A n यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर। कैसे करते हैं हम एक्सपेंशन बाइनोमियल का, सिग्मा n = 0 से लेकर के, या r ले लो, r = 0 से लेकर मैक्सिमम जाएगा n तक। यहां लिखते हैं NCR। फर्स्ट जो टर्म आती है बेस में उसमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन n - r, और जो सेकंड आता है a उस पर डायरेक्टली ये r। अब इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। I⁴n r बिकम्स I, और I को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खुद ही मैट्रिक्स आ जाएगा। I किसकी तरह काम करेगा, 1 की तरह। तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा r = 0 to n NCR into A⁴r। अब आप ओपन कर लें NC0, यहां लिखें आप NC0 a की पावर 0, कोई लॉजिक नहीं, प्लस NC1 A⁴1, फिर आ गया NC2 A², और लास्ट में लिख लें आप NCn a की पावर n। और इसको ना इतने ही ऑर्डर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इसको मैट्रिक्स बनाना है ना मुझे, तो इतने ही ऑर्डर से I से मल्टीप्लाई कर दें। नोट करना है।